आपके साथ मैं जो साझा करूंगा वो ये करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी को ओनर से बिजनेस ओनर से एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके जाए। हालांकि इसका मतलब दोनों का एक ही होता है, पर फिर भी हम आज के सेशन में जानेंगे कि क्या फर्क होता है कि जब हम एक एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक बिजनेस ओनर के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग एक सफल बिजनेस ओनर्स है जैसे मुझे पता चला, आप और आपने काफी सफलता प्राप्त की है। आज जो मैं सेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसा फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाला हूँ जहां जिसको आप यूज करके अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी में भी लेके आए, क्योंकि आप सिर्फ एक बिजनेस ओनर ही नहीं है, आप एक इंसान भी हैं जो जिससे जो आप अपने जीवन में आप किस तरीके से अपने जीवन में उस प्रिंसिपल्स को यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप चैट बॉक्स में इसको कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट करें। तो मैं शुरुआत आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन बिजनेस ओनर और एज एन इंडिविजुअल, आप अपने लाइफ में और बिजनेस में कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, एक लाइन में टाइप कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ पे आप बिजनेस में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजों में आप उलझे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, कहाँ कहाँ लगता है कि आप उसमें और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिए, और कि ताकि हम लोग वहां से अपनी इस जर्नी को, आज की इस सेशन को आगे लेके जाए। तो चैट बॉक्स में शेयर कीजिए कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ पे परेशानी चलती है बिजनेस में और अपने आपके उद्यम में, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कतें आती हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। कुछ लोग नॉर्मली मैं कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करता करता हूँ कि जो एक बिजनेस ओनर्स होते हैं उनकी जो टीम काम कर रही होती है, तो जनरली ये दिक्कत आती है, वो बोलते हैं कि मेरी टीम ओनरशिप नहीं लेती है, मेरी टीम जिम्मेदारी नहीं लेती है, मेरे बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग के चैलेंजेस हैं, मैं सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, एक समय पे आके मैं मेरा रुका हुआ है सेल्स को। तो आप कहाँ कहाँ पर अटके हैं, आप कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ ग्रोथ हो सकती है? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं एक लाइन में, और चैट पे भी बोल सकते अनम्यूट अलाउ कर दिया है। आप चाहें तो प्रश्न डायरेक्टली पूछ सकते हैं विनय जी से। हैं। कोई भी शेयर कर सकता है, एक लाइन में कोई भी शेयर कर सकता है कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ लगता है कि आप उसको अ, बढ़ा सकते हैं, और कहाँ कहाँ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, सेल्स के चैलेंजेस हैं, टीम के चैलेंजेस हैं, प्रॉफिट के चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे आप हैं, मार्केटिंग के चैलेंजेस हैं, सिस्टम्स एंड प्रोसेस के चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे आप हैं। चलो जी विनय जी, मैं पूछता हूँ कि जैसे मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो यस। एक क्वालिटी क्वालिटी जो मैन पावर है उसकी हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। स्किल, रिक्वायर्ड स्किल के साथ दे क्लेम के बायोडाटा में बहुत कुछ लिख देते हैं, बट जी। एक्चुअली मैप करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा वो ओनरशिप का रहता है कि भी जैसे जितना स्पून फीडिंग से बताया गया है उतना ही करते हैं, उसके बाद ओनरशिप नहीं लेते हैं। तो ये एक यस। समस्या मेरे सामने है। यस। गेटिंग द राइट पर्सन, सही सही लोगों के साथ को प्राप्त लेना, स्किल्स, सही स्किल्स को प्राप्त लेना, और सेकंड क्या है कि लोग ओनरशिप नहीं लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। और कुछ शेयर करना चाहेगा एक लाइन में, को बताना चाहेगा? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लगता है, अच्छा ठीक है, सेल्स फॉलो अप इन रियल स्टेट, कस्टमर कस्टमर गेट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, गेट्स कंफ्यूज। बहुत बढ़िया आशीष जी, ये बहुत बहुत कॉमन चैलेंज है ये। कस्टमर को इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है आज की तारीख में कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या, किससे लूं और क्या लूं। बहुत बढ़िया बात है। रियल एस्टेट में तो खासकर देखा जाता है कि चैलेंजेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली आप बात करना, बात
को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ मीटिंग करने के लिए आपको बहुत फॉलोअप की जरूरत होती है। कहा जाता है कि 1,000 फॉलोअप करते हैं तब जाकर के 5 या 10 मीटिंग्स मिलती हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ शेयर करना चाहेगा बिफोर आई गो हेड? जस्ट लास्ट एक कोई शेयर करेगा तो एक लाइन में कोई। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ओनर की जर्नी होती है, उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आप एज एन ओनर और आपकी कंपनी में कोई बहुत फर्क नहीं है। आप जैसे आप हैं वैसे ही आपकी कंपनी चलने वाली है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपके विचार चल रहे हैं, वैसे ही आपकी कंपनी भी चल रही है। जिस तरीके से आपके पास स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, उसी तरीके से आपकी कंपनी आपके साथ है, क्योंकि आप जो हो, आपके सामने जो आप हो वो आप ही का आईना है। आईना, एक आईने की आप ही अपने आप को देख रहे हो। तो आज का जो फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो फ्रेमवर्क एक ट्रायंगल के रूप में इसको इमेजिन कीजिएगा, या आपके पास पेपर और पेन है तो उसको ऐसे लिखिएगा कि ट्रायंगल के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसमें आप लिखिएगा कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। यानी कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी क्लैरिटी कैसे है बिजनेस की, आप बिजनेस में क्यों एग्जिस्ट करते हो, उसकी क्लैरिटी सबसे पहली चीज है। सेकंड जो चीज है वो है ओनरशिप। आप सभी लोग बोलते हैं मैं बिजनेस ओनर हूं, मैं ओनरशिप लेता हूं, लेकिन क्या आपकी टीम की ओनरशिप लेने से पहले आप ओनरशिप लेते हैं क्या? तो सेकंड पॉइंट है ओनरशिप। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी, सेकंड पॉइंट है ओनरशिप। और तीसरी जो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक नए ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। आप ये जो माइंडसेट है, अभी मैं स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं, एबिलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूं। स्किल्स एंड एबिलिटीज हमेशा बाद में आ सकती हैं, लेकिन पहले माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। पहला आपका माइंडसेट, क्या आप वाकई ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट में काम कर रहे हो या फिर ट्रांजैक्शनल माइंडसेट में काम कर रहे हो? अब ट्रांजैक्शनल माइंडसेट क्या होता है कि जैसे आपने बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि एक एक आदान प्रदान वाला काम करना है। आपने आपने कोई सामान बनाया, उसको आपने बेचा, पैसा बनाया, आपको लगता है वहीं पे बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन क्या बिजनेस वहीं तक ही होता है या बिजनेस उसके बियॉन्ड होता है? तो वो माइंडसेट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपका माइंडसेट क्या है। कि ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट अगर आपका होता है तो आपका बिजनेस एक नए लेवल पे चला जाता है। तो पहला माइंडसेट जो पिलर है, जो पहला माइंडसेट का जो स्तंभ है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। और दूसरा माइंडसेट का जो स्तंभ है उसको हम बोलते हैं ओनरशिप। और तीसरा है जो उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। आज हम दो पिलर के बारे में बात करेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। अगर हमें समय लगेगा तो हम तीसरे पिलर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो है कम्युनिकेशन और क्लैरिटी ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमारा बिजनेस करने का मकसद क्या है, वाई डू वी एग्जिस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन? हमारा बिजनेस करने की हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बिजनेस में क्यों है? क्या हम बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट होता है, या उसके बियॉन्ड भी बात कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट हमें बिजनेस में नहीं चाहिए, प्रॉफिट तो डेफिनेटली चाहिए, तो वो तो मूल चीज है, प्रॉफिट के बिना तो हम काम कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉफिट के बियॉन्ड क्या हम लोग सोचते हैं? आज जितनी भी बड़ी कंपनीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो गुड टू ग्रेट कंपनीज बनी है, आज भी आप एक गुड कंपनी हो और एक ग्रेट कंपनी की तरफ आप जा रहे हो, तो वो सिर्फ एक ही डिफरेंशिएटर है। वो डिफरेंशिएटर क्या है? वो डिफरेंशिएटर ये है कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन की क्लैरिटी उनको इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। अब इंटरनल क्या होती है? इंटरनल वो होती है कि आपके को पता हो कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, आपके जो इमीडिएट जो टॉप मैनेजमेंट है उनको पता हो कि वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं। और तीसरी जो चीज है कि आपके कस्टमर को एक क्लियर मैसेज जाएगा कि आपका बिजनेस करने का मकसद क्या है। अच्छा, मैं आपके साथ एक सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन साझा करता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है गूगल। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है कि गूगल का पर्पस क्या है?
चैट बॉक्स में जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपको लगता है, आपने कभी सुना है, समझा है, सीना है, सीखा है कहीं से, तो आपने गूगल का पर्पस क्या होगा, उसको क्या समझते हैं आप? गूगल का पर्पस क्या है, उसको क्या समझते हैं आप? माइक्रोसॉफ्ट का पर्पस क्या है, उसको क्या समझते हैं? या फिर अमूल का पर्पस क्या है? लेकिन पहले हम लोग गूगल के बारे में बात करते हैं। गूगल कंपनी का पर्पस क्या है, वो बिजनेस क्यों कर रहा है? गूगल डेटा क्रॉलर, ठीक है, और क्या पर्पस है जी? ओके, टू गिव एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन टू मासेस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी, मीनाक्षी बहुत बढ़िया, आप बहुत क्लोज हैं टू टेल अस व्हाट वी डोंट नो, ऑफ कोर्स। गूगल बाबा से तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें पता ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। आप बहुत क्लोज हैं, लेकिन एक्चुअली गूगल का जो कोर पर्पस है, और वो पर्पस उसके सारे बिहेवियर में, पूरे कल्चर में, मेक डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग। आशीष बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम गूगल पे पूरा डिपेंडेंट हो चुके हैं, और इसीलिए शायद गूगल ही एक ऐसी कंपनी है, चाहे डाउन टर्न हो चल रहा हो, चाहे रिसेशन चल रहा हो, गूगल कंपनी कभी भी नीचे नहीं जाती है, क्योंकि उसका पर्पस बहुत ही क्लियर है, टू मेक इंफॉर्मेशन इजियर टू एक्सेस। यानी कि आपके पास जो ज्ञान आ रहा है, इंफॉर्मेशन जो सूचना आ रही है, वो कैसे आसानी से आपको प्राप्त हो सकती है, ये गूगल का पर्पस है। और उसी पर्पस से ही गूगल अपने सारे के सारे बिजनेस मॉडल्स बनाती है। गूगल ये सोच के नहीं बनाती कि मैंने ये बनाया है, अब ये चीज मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो इससे मुझे पैसा मिलेगा, और उस पैसे से मैं बिजनेस को और इन्वेस्ट करूंगा, और पैसे से और बड़ा बिजनेस बनाऊंगा। वो सिर्फ सारा टाइम इस समय यही सोचती है, चाहे वो अपनी एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रही हो, चाहे वो कस्टमर एक्विजिशन के बारे में बात कर रही हो, चाहे वो नया बिजनेस के बारे में बात करो, चाहे बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करो, चाहे वो फोन की बात कर रहे हो, चाहे वो एंड्रॉइड उन्होंने बनाया उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि मैं अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन आसानी से कैसे दे सकता हूं। प्रोडक्ट अपने आप बन जाते हैं, प्रोडक्ट बनना एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा बनाना आपका बाय प्रोडक्ट है। तो आप ये सोचिए, आज की तारीख में आपका व्यवसाय, आपका व्यापार, आपने जो चीज सोची है कि मैं व्यापार क्यों कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि वो गहराई तक सोची है? क्या आपको लगता है कि आपने जो सोचा है कि वो वाकई वो ही पर्पस है बिजनेस का, या उसके बियॉन्ड मैं काम कर रहा हूं? आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन सी वैल्यू जो है वो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं? क्योंकि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जो मेन मेन आपका जो ड्राइवर है, जो मुख्य ड्राइवर है, उसको है आपका कस्टमर, आपका उपभोक्ता, वो कंज्यूमर। वो क्या आपको किस चीज के पैसे दे रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शंस के पैसे दे रहा है, क्या पर्पस है आपका? तो एज अ बिजनेस एंटरप्राइज, पहला सवाल आपको इंटरनली पूछना है कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं। आज अब अमूल के बारे में बात करें, अमूल जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका जो मेन पर्पस है वो क्या, कैसे अपने फार्मर्स को इंटीग्रेट करते, फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स को इंटीग्रेट करता है। फार्मर्स या यानी कि जो दूध दूध को जो लेते हैं, प्रोक्योरमेंट प्रोक्योर करते हैं, दूध निकालते हैं, और जो कस्टमर्स है, उसको इंटीग्रेट करके कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों तक पहुंचाए, ये अमूल का पर्पस है। माइक्रोसॉफ्ट का पर्पस है कि वो अपने कस्टमर्स को ये मैसेज दे कि सब कुछ संभव है, हर चीज अचीव की जा सकती है। वो ये नहीं बोलती है कि ये मेरा बिजनेस का मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल से मैं पैसा बनाऊंगा। वो पर्पस की बहुत ही जबरदस्त क्लैरिटी होती है उनको कि भाई मैं, मेरा कौन सी ऐसी चीज है जो मैं बनाऊं जिससे मेरा कस्टमर और अचीव कर सकता है। तो अब इस मोटे मोटे तौर पे अगर मैं पहले पिलर के बारे में बात करूं, कम्युनिकेशन। अभी एक प्रमोद जी ने ये बताया था कि मुझे स्किल्स और क्वालिफाइड लोगों को ढूंढने में दिक्कत आती है, और मेरे लोग ओनरशिप नहीं लेते हैं। तो मेरा उनसे सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या आपने ये एक्सरसाइज की है अपनी टीम के साथ कि मैं अपना बिजनेस क्यों चला रहा हूं, मैं कौन सी वैल्यू जो है मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूं, मैं अपने ग्राहक को कौन सी वैल्यू दे रहा हूं, और वो वैल्यू देते देते
आप जब आपको ये क्लैरिटी अच्छे से हो जाती है कि वो वैल्यू देते देते आपका जो एम्प्लॉय है वो भी कैसे एम्पावर्ड हो जाता है। आज गूगल की कंपनी में क्यों सभी लोग काम करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में क्यों सभी लोग काम करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज कि दे हैव ग्रोन टू बिग कंपनीज, वो डेफिनेटली वो बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन वो बड़ी कंपनी बनी है इस वजह से लोग नहीं काम करना चाहते। वो बड़ी कंपनी बनी इसलिए क्योंकि लोग उनके साथ शुरू से जुड़े हैं और लोगों की वजह से आज वो कंपनी बड़ी बनी है। तो पहले जो स्तंभ है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपकी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक लुधियाना में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, में नाम किसी वजह से नहीं लेना चाहता हूँ, वो मेरे क्लाइंट रहे हैं। वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उनकी कंपनी में उन्होंने देखा था कि जो सुपरवाइजर्स को जो इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि जो बात उनसे करते हैं, वो करने के बावजूद भी उनकी टीम के अंदर जो मोरल है वो ज्यादा हाई नहीं है, वो ओनरशिप नहीं लेते, वो ज्यादा तरीके से अच्छे से काम नहीं करते। नॉट बिकॉज दे वर नॉट स्किल्ड, नॉट इसीलिए नहीं क्योंकि वो उनके पास एजुकेशन नहीं थी या उनके पास स्किल्स नहीं थी या क्वालिफिकेशंस नहीं थी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या है वो कम्युनिकेटेड नीचे तक नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके फाउंडर ने हर हफ्ते एक 15 मिनट की एक ग्राउंड टॉक करनी शुरू करी, और उन्होंने अपना पर्पस बताया कि मैं अपने गारमेंट्स के जरिए, गारमेंट्स बनाने के जरिए, बनाने के थ्रू, मैं अपने कस्टमर को एक ऐसी वैल्यू देना चाहता हूं जो वैल्यू कभी सोच भी नहीं सकता। अब वो वैल्यू क्या था, वो उसके बारे में कुछ उनका कॉन्फिडेंशियल रीजन से पर्पस स्टेटमेंट मेरे सामने अभी वो नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो जैसे वो एम्प्लॉयज को मालूम चला कि हाँ ये वैल्यू जो लेने से मेरे कस्टमर को इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, तो कस्टमर में एक बहुत हाई मोटिवेशन आ गया था। एक और कंपनी थी जिसके साथ मैंने सेशन किया था। तो उस सेशन के अंदर हमने ये डिस्कवर किया कि उनका पर्पस स्टेटमेंट क्या है। ना इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कंपनी के एम्प्लॉयज के अंदर गूज बम्स आ गए सिर्फ एक पैरामीटर को देखते हुए, और उसके बाद वो कंपनी ने 2 साल के अंदर 500% की ग्रोथ की। अच्छा, कंपनी ने क्या देखा, कंपनी के एम्प्लॉयज ने क्या देखा उस सेशन के बाद कि अगर हमने काम नहीं किया, अगर हमने चीजें नहीं बनाई, तो एरोप्लेन उड़ने बंद हो जाएंगे, हवाई जहाज उड़ने बंद हो जाएंगे। तो अब उन्होंने देखा कि हम कितने प्रिसिशन से वो काम कर रहे हैं, हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज को पता ही नहीं था पहले। उनको लगता था कि ठीक है, रोज काम पे आना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बना करके चले जाना है। लेकिन उनके फाउंडर्स को मालूम था कि वो कितनी हाई प्रिसिशन की चीजें बना रहे हैं, और सिर्फ एक ही वजह से उनकी टीम ग्रो नहीं कर रही थी या उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन अपनी टीम के क्रॉस नहीं किया था, जो मेरे थ्रू उन्होंने वो कम्युनिकेशन करवाया था। और मैंने एक फैसिलिटेशन सेशन लिया था, तो वहां पे हमने देखा कि जैसे उनको पता चला कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ गई, ओनरशिप बढ़ गई। तो पहला पिलर है कि आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपका मैसेज क्या है। जो लोग अब एक स्टेट पे खड़े हैं जहां पे उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग के सारे एफर्ट्स को करने के बाद, सारे सिस्टम्स को बनाने के बाद, सारे फनलिंग को क्रिएट करने के बाद में भी उनकी सेल्स अगर नहीं बढ़ रही है, तो एक चीज हमेशा सोचिए कि उनका कस्टमर है, वो उनको मालूम ही नहीं है कि आप किस तरीके की वैल्यू उनको दे रहे हैं। एक और मेरे क्लाइंट थे, तो जिसके साथ मेरी बात हो रही थी, वो चॉकलेट्स बनाते थे। अब वो चॉकलेट्स बनाते थे, तो उन्होंने देखा कि वो चॉकलेट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी बना रहे थे, और उनका पैशन था चॉकलेट बनाने का, लेकिन उनका जो कस्टमर था वो उनको एक 125, 150, 200 रुपए से ऊपर वो पैसा देने को तैयार नहीं था। और वो लेकिन वो चाहते थे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 500, 1000 से 500 रुपए से शुरू होता है। तो हमने वहां पे डिस्कशन ये किया, बातचीत में ये पाया कि उनका जो मार्केटिंग का मैसेज है वो वहां पे नहीं पहुंच रहा था, कि और जो टारगेट सेगमेंट है उनका, जो वाकई जो उनको 500 रुपए वो दे सकता था, उनको नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी चीज बना रहे हैं। वो बेच रहे हैं उनको कि जो 100, 125, 150 रुपए की चीजें ही खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उनके साथ एक बातचीत करी, मैसेज किया, उनके साथ कम्युनिकेशन किया, तो उनका कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर हो गया कि मेरे को अपने कस्टमर को क्या मैसेज देना है। तो पहला स्टेप ये है, जो आप किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो आईटी में हो,
किसी भी व्यवसाय में हो, आपको अगर लगता है कि मैं अपना मार्केटिंग का मैसेज और मैं अपना फॉलोअप को कम से कम करना चाहता हूं, तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी कि आप क्या एग्जैक्ट करते हैं बिजनेस में, कौन सी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस में, वो पहुंचा दीजिए, अपने कस्टमर तक पहुंचा दीजिए। और आपकी लगता है कि आपकी टीम ओनरशिप नहीं लेती है, तो आपका जो बिजनेस है वो वाली क्या वैल्यू कस्टमर को इवेंचुअली दे रही है, वो मैसेज उनके पास पहुंचा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे रियल एस्टेट में आप सिर्फ सिर्फ आप प्रॉपर्टीज बेचना चाहते हैं, या रियल एस्टेट में सिर्फ आप मकान बना करके बेचना चाहते हैं, या फिर उस रियल एस्टेट का जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसी एक वैल्यू आपने बनाई और उस ऐसी स्टेटमेंट आपने उसमें क्रिएट की कि यस, मेरा जो प्रोडक्ट है वो आपको ये वैल्यू दे रहा है, इस तरीके की वैल्यू मिल रही है। वो कम्युनिकेशन अगर आपके कस्टमर को मिल जाती है, तो आपका कस्टमर आपके साथ हमेशा रहता है, आपको ज्यादा फॉलोअप करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आप ये इसके बारे में हम बहुत डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, आज के समय को ध्यान में रखते हुए इतनी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा से समझिए कि कम्युनिकेशन इज द क्लियर क्लियर एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और क्लैरिटी ऑफ व्हाई वी एग्जिस्ट एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप हमेशा इस बात को अगर याद रखना चाहते हैं तो गूगल की का बात हमेशा से ध्यान रखिएगा, अमूल का मैसेज हमेशा से ध्यान रखिएगा, आपका क्लैरिटी ऑफ बिजनेस क्या है, पहला तो ये चीज है। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो पिलर है उसको हम बोलते हैं ओनरशिप। अब हम अपने आप को बिजनेस ओनर तो जरूर बोलते हैं, हमेशा से हम कहते हैं कि हम बिजनेस ओनर हैं, पर ओनर के साथ हम ओनरशिप क्या ले रहे हैं, क्या क्या हम वाकई ओनरशिप ले रहे हैं, कि हम वाकई हमें पता चल रहा है कि हम ये जो काम करने वाला हूं मैं, और या मेरी टीम काम नहीं कर रही है अगर, तो इसकी जिम्मेदारी क्या मेरी है या मेरी टीम की जिम्मेदारी की वो ओनरशिप ले। अगर मेरी टीम को क्लैरिटी नहीं है एक चीज की कि तो क्या उसकी जिम्मेदारी मेरी है या फिर मेरी टीम के एम्प्लॉयज की है, जस्ट बिकॉज कि मैं इसको सैलरी दे रहा हूं इसकी वजह से उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, या उसको नहीं पता चल रहा उसकी जिम्मेदारी क्या मेरी है। तो दूसरा एस्पेक्ट है ओनरशिप। यस, आई ओन एवरीथिंग, मैं हमेशा से हर चीज को ओन करता हूं। एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं हमारे, पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं पीछे, अबुल कलाम आजाद। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि जब भी कामयाबी मिलती थी, मैं हमेशा हमेशा अपने आगे, अपने जो मैं अपने सबॉर्डिनेट को उनको आगे बोलता था और उनको एक्कोलेट्स कराता था, उनको एक्कोलेट्स दिलवाता था, उनको प्रशंसा दिलवाता था। लेकिन जब भी मैं किसी जगह पे मैं नाकाम होता था, तो मैं आगे बढ़ के बोलता था कि मैंने सही तरीके से इस चीज को प्लानिंग नहीं करवाई अपनी टीम के साथ। तो क्या हम लोग उस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं कि हाँ, मैं ओन करता हूं, मैं अपनी कंपनी के सारी चीजों को ओन करता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को, मेरा प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं उसकी ओनरशिप कंप्लीट लेता हूं। स्टीव जॉब्स कितनी बार फेल हुए, वो हमेशा स्टेज पर आके वल्नरेबल होकर के उन्होंने ओनरशिप ली और बोला मेरी वजह से कामयाबी नहीं मिली कंपनी को, मेरी वजह से कंपनी जो है फेल हो गई एक जगह पे आके। और ऐसा भी समय आया था कि स्टीव जॉब्स को अपनी जगह से रिजाइन करना पड़ा था, और उसके बाद दोबारा से स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया था, जब उसने एक कैपेबिलिटी को बिल्ड कर लिया था। तो क्या हम ओनरशिप ले रहे हैं, दूसरा ये पड़ाव है ओनरशिप का। लेकिन आज मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए अगर लगेगा तो हम ओनरशिप के बारे में दोबारा बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है वो है इनोवेशन। क्या आप अपने व्यवसाय में इनोवेट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं कंसिस्टेंटली? अच्छा, आप इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मैं कुछ क्रिएटिव चीजें कर रहा हूं या कोई नई चीजें कर रहा हूं। मैं अपने व्यवसाय में क्या कोई ऐसी चीज लेके आ रहा हूं जो कि बिल्कुल अलग है और डिफरेंट है, जो कोई भी नहीं दे रहा है, क्या मैं वो कर रहा हूं? अब उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनोवेशन को, इनोवेशन का पिलर है, उसको कैसे अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हैं, वो है हम अपने एजम्पशंस को चैलेंज करते हैं। जो भी हमने एज्यूम किया है कि मेरा बिजनेस ऐसा है, उसको हमने चैलेंज करना है।
मार्केट ऐसी है, उसको हमने चैलेंज करना है। एक बहुत बड़ी कंपनी है नारायणा हृदयालय, हृदयालय के आपने सभी ने नाम सुना होगा। तो उन्होंने बाजार में या लोगों को बीच में मैसेज ये दिया कि कैसे लो कॉस्ट और इकोनॉमिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। लेकिन एजम्पशन क्या थी हमेशा से, कि हार्ट की जो प्रोसीजर्स है, हार्ट का जो ट्रीटमेंट है, वो हमेशा हाई एंड और एक्सपेंसिव ही होता है। तो ये एजम्पशन थी। लेकिन उस कंपनी ने इस एजम्पशन को चैलेंज किया और उन्होंने अलग अलग तरीके से लो कॉस्ट प्रोसीजर्स को लेके आए। इसी तरीके से अरविंद आई सेंटर ने भी किया कि उन्होंने भी लो कॉस्ट ऑपरेशन से कैटरेक्ट सर्जरी को आसानी से उपलब्ध कराया। तो इनोवेशन किया उन्होंने। लेकिन इनोवेशन कैसे किया, कि जो भी आपके सामने अजम्पशन है, जो भी आपने एज्यूम किया है कि बिजनेस ऐसे होता है और बिजनेस में ऐसा होता है, जैसे ही आपने एज्यूम किया, आपने इनोवेशन को बंद किया। लेकिन जैसे ही आपने उस एजम्पशन को चैलेंज किया, आपने इनोवेशन की सीढ़ी एक क्रिएट करी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने इनोवेशन किया। उन्होंने हमेशा और हमेशा अजम्पशंस को चैलेंज किया। जब अजम्पशंस होती है हमारे पास, तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आपको आपको मेरी 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या लगता है, आप जिस बिजनेस में हैं, आप रियल एस्टेट बिजनेस में है, आईटी बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में है, या किसी सर्विस सेक्टर में है, आपको क्या लगता है कि मेरा कस्टमर कहाँ पर है? पहली चीज, उसको मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और दूसरी चीज क्या है कि मैंने मेरी एजम्पशन क्या है कि मार्केट कैसी है, और मेरी एजम्पशन क्या है कि मेरा कस्टमर किस तरीके से ले रहा है। तो उसको 2 मिनट के लिए सोचिए कि मेरी एजम्पशन क्या है, मैं किस एजम्पशन को चैलेंज कर सकता हूँ। हम एक एक्टिविटी भी करते हैं यहाँ पे ताकि इसमें और क्लैरिटी आ जाएगा। और लेकिन पहली जो चीज है, वो ये चीज है कि आपको ये एज्यूम, जो एजम्पशन है आपके पास, कि मेरा बिजनेस ऐसे चलता है। आशीष जी, मैं आप अगर आप अलाउ करें, आशीष पुरी जी, तो मैं आपके साथ 1 to 1 बात कर सकता हूँ क्या? आपके बिजनेस केस को एक बार देख सकते हैं क्या? रियल एस्टेट बिजनेस में ना आशीष जी? ग्रेट। तो आप अनम्यूट कीजिए, और एक बार अगर यहाँ पर ऐसा प्रोविजन है कि हम लोग स्पॉटलाइट कर सकते हैं, तो स्पॉटलाइट करके हम लोग इस पे काम करते हैं, जरा 1 on 1 बात करते हैं। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप एक बार आपके सामने 1 to 1 करते हैं। तो आशीष जी, आप थोड़ा बताएंगे कि आप एग्जैक्टली आपका व्यवसाय किस तरीके का है, आप किस तरीके किस व्यवसाय में हैं आप? रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ मैं अभी। और जी। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। जी। जो भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जैसे कस्टमर हमें कोई चीज़ बताता है कि भी दुबई में आजकल बहुत चल रहा है या गोवा के अंदर है। तो जैसे उसकी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो ही द कस्टमर स्टार्ट्स टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट और बहुत यस। सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ले आता है और खुद कंफ्यूज हो जाता है। जी। उसके पास क्या है कि सर नहीं है, ये द कस्टमर वांट्स टू इन्वेस्ट 4-5 करोड़, लेकिन उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, मथुरा से लेकर दुबई से लेकर इतना सारा कुछ। तो वो डिस्कशन बन जाती है रादर एक फोकस्ड, कि मैं उसको बता सकूं कि यहाँ के प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। वो एक नॉर्मल डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाता है। जी। वो जी। चैलेंज आता है मेरे को। जी। आप रियल एस्टेट बिजनेस में कब से हैं, मतलब आप आर यू एन एडवाइजर और आर यू अ डेवलपर? आप किस तरीके का बिजनेस रियल एस्टेट में करते हैं? आई एम ए चैनल पार्टनर। मैं डेवलपर के साथ कनेक्टेड हूँ, दुबई के अंदर भी और गोवा के अंदर भी। तो उनके मैं एज अ मीडिएटर की तरह काम करता हूँ मैं उनके साथ। बहुत तो आई बढ़िया, गेट बहुत द क्लाइंट्स, ग्रेट। तो उससे पहले क्या मोस्टली करते थे? इन्वेस्टर्स। आपने कभी रियल एस्टेट, अभी अभी आपने री एंट्री किया, उससे पहले आप पढ़ते थे, या उससे पहले कुछ और बिजनेस करते थे या जॉब करते थे? उससे पहले मैं क्योंकि मेरा बेसिक जो सब्जेक्ट है दैट इज साइकोलॉजी, और मैं कोचिंग में रिलेशनशिप काउंसलिंग और इसकी कोचिंग में काम करता था। मैं दैट वाज अ मोर ऑफ अ फ्रीलांसर और क्या कहते हैं, हॉबी बेस्ड यू कैन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इसी अब हम वापस आते हैं। हम एक्चुअली आपका बैकग्राउंड इसलिए जान रहा था क्योंकि मैं एजम्पशंस क्या हैं वहां पे पकड़ना हम चाहते थे चीजों को। तो अभी आपने कहा कि मेरा जो कस्टमर है, वो बहुत और जगह के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिस्कशन एक क्लियर और फोकस तरीके से नहीं होता। दिस इज व्हाट यू सेइंग? एग्जैक्टली यही है। राइट।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपकी नजर में, क्योंकि सभी का अपना अपना नजरिया है कस्टमर को देखने का, ठीक है? आपकी नजर में कस्टमर कैसा है? आपका कस्टमर किस तरीके का, उसका कस्टमर की साइकोलॉजी है? वो इस समय बेसिकली कंफ्यूज है कि भाई अगर मैं दुबई की तरफ जाता हूँ तो भाई मेरा जो है कहीं पैसा डूब ना जाए उस तरीके से, भाई जो है स्टेक्स बहुत ज्यादा है। और करेक्ट। मुझे मथुरा वृंदावन एलिमेंट है वो मुझे बड़ा एक्सेसिबल लगता है, लेकिन इंडिया के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि भी वो पता चले लैंड एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं तो नहीं है, कि पता चले कि लैंड ही डिप्यूट डिस्प्यूट वाली निकल आई। तो करेक्ट। ये चीजें जो है इस पॉइंट को मुझे लगता है कि तो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इसको कन्विंस करने के लिए, करेक्ट। या करेक्ट। मैं अपना एक निश बता दूं कि भी मैं तो सिर्फ दुबई के अंदर। तो इस तरीके से मैं भी थोड़ा सा पजल हो जाता हूँ कि मैं करेक्ट। अपना एक एरिया रखूंगा कि भी मेरे से आपको बात करनी है तो इसी बारे में बात करो, या मैं उसको कैटर करने लग जाऊं तो मैं यहाँ कहीं हो जाऊँ केटरिंग कस्टमर, और मैं अपना बताऊं कि मेरा निश है, आप मेरे से इस बारे में बात करो। ये मेरा एक जो है ब्लॉक कह सकते हैं आप। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कस्टमर आपको अलग अलग बातें कर रहा है, तो कस्टमर के पास ये क्लैरिटी हो सकता है ना हो कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। वो मैसेज, आपका क्लियर मैसेज कस्टमर के पास नहीं पहुंचा। कहीं ना कहीं वहां पर करेक्ट। अगर आप ओनरशिप लेते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा मैसेज क्लियर कस्टमर के पास पहुंचे कि दिस इज व्हाट आशीष पुरी इज ऑल अबाउट, और ये आशीष पुरी जो है मेरे को ये चीजें देने वाले हैं। ये मैसेज बिफोर यू मीट हिम, अगर अगर आप उनसे मिलने से पहले उनको ये मैसेज बहुत ही क्लैरिटी से मिल जाए, चाहे वो वीडियो के जरिए मिल जाए, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए, कि आपका फोकस ये है और आपका डिस्कशन का पॉइंट ये है, आपका एजेंडा ये है, इस एजेंडा पे आप बात करना चाहते हो। अगर ये आप करना करना शुरू कर दे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो मीटिंग है उसमें कुछ एजेंडा बेस्ड डिस्कशन और फोकस बेस्ड डिस्कशन हो सकती है, या फिर वैसे ही होगी डिस्कशन, अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन पहले करते हैं तो? जैसे एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, जो मेरा बिल्कुल अभी इमीडिएट क्लाइंट है, दैट ही इज हैविंग अ लॉ फर्म। तो यस। उन्होंने मुझे बोला कि जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो आपके पास तो वो आप हमारे पास लेकर आए, यस। इन्वेस्ट करना चाहूंगा उसके अंदर। अब उसका एजेंडा क्लियर है कि यस। मार्केट वैल्यू से कुछ कम को यस। आप प्रॉपर्टी ला के दो, सर्च में निकल गए। यस। अब यस। वो तो ओके है, लेकिन इसके साथ मुझे और भी direct वाले, तो मेरा ये क्वेश्चन भी आगे आता है यहाँ पे कि मैं सिर्फ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या लो मार्केट वैल्यू की ही दूं, या मैं नए ऑप्शंस भी दूं। तो पॉसिबिलिटी है कि गोवा या दुबई में इंटरेस्ट हो ही ना, और मैं गलत जो है पिचिंग कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी यस। है। यस। इसमें आपको कस्टमर का अनसेड सुनना है, कस्टमर जो सुनना चाहता है। कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को ये चाहिए, वो लो प्राइस की चीज क्यों, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी की चीज क्यों मांग रहा है? क्योंकि कस्टमर को कुछ फायदा चाहिए, उसको उस लॉ लॉ फॉर्म को कुछ उसको बेनिफिट चाहिए, राइट? उसको कोई कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो वो आशीष से मांग रहा है। तो क्या वो वैल्यू आप दे रहे हैं क्या? क्या वो वैल्यू आप दे पाएंगे क्या उसको? दैट इज द की थिंग व्हाट योर कस्टमर इज आस्किंग। देखो, कस्टमर हमेशा जो बात करेगा वो आपको सीधे तरीके से बात नहीं करेगा, वो उसको कुछ चीजें चाहिए जो आपको कस्टमर को सुनना है। उसको कहते हैं लिसनिंग टू द अनसेड। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऐसी चीज सुनना जो कस्टमर एक्चुअली चाहता है। कस्टमर लो लो आपके हिसाब से कस्टमर लो प्राइस की चीज क्यों चाहता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज है कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को रेगुलराइज कर सकता है और उसको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, राइट? इज दैट राइट आशीष जी? लेकिन अभी का जो मेरा मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट है आशीष जी, वो ये है वो ये है कि हम अपने कस्टमर को क्या एज्यूम कर रहे हैं, मेरी अजम्पशन क्या है, और मैं क्या इनोवेट कर सकता हूं अपनी ऑफरिंग्स में। मेरा ऑफर ऐसा क्या हो सकता है जिससे कस्टमर बोल दे यस, मुझे आशीष के साथ ही काम करना है, और आशीष एक फोकस डिस्कशन करके कस्टमर को अपनी तरफ लेके आ जाए और कस्टमर को क्लोज करे, ताकि सही ताकि सही आप आशीष, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैं तो बोल रहा हूं आशीष। मैं तो अनम्यूट हूँ। सबको आ रही है मेरी आवाज? जी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट, लवली। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, जो आपका दूसरा पिलर, पहला पिलर है जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी वैल्यू
वहां तक पहुंच सकती है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं तो सभी लोग आपको कॉमन समझेंगे, हाँ ठीक है रियल एस्टेट का काम करते हैं ना, चलो जी आशीष से बात कर लेते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको आप वेल जनरेट करा रहे हैं उसके साथ, और सस्ती प्रॉपर्टी का फाइंड करके डिस्कवर करके आप उनको कुछ नई चीज दे रहे हैं क्या। एग्जैक्टली exactly कौन सी वैल्यू आशीष आप दे रहे हैं जिससे कस्टमर का फायदा हो रहा है। पहला पिलर वो है कम्युनिकेट, आप क्या कर रहे हैं। और ये मैं आपको 5 मिनट में नहीं बता सकता, आपके साथ मेरे साथ एक घंटा कभी बातचीत होगी, कभी मौका मिलेगा आप तो हम बात करेंगे। आपकी क्या कम्युनिकेशन हो जिससे आपका कस्टमर सोचे हाँ मेरे को इस चीज के लिए आशीष से बात करना है, और वो कस्टमर आपकी वेट कर रहा है जिसमें आपकी स्पेशलिटी और महारत हासिल है, जो आपकी एक्सपर्टीज इसमें हासिल है। वो कस्टमर आपकी वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहा है। तो अगर आपका मैसेज क्लियर हो, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर अ रियल एस्टेट एजेंट, आपका मैसेज एग्जैक्टली क्लियर हो कि आप क्यों बिजनेस ये कर रहे हो, आप क्या वैल्यू कस्टमर के लिए क्रिएट कर रहे हो। जब वो मैसेज पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद कस्टमर आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो है कि मैं कस्टमर को क्या अज्यूम कर रहा हूं, यानी कि मैं मार्केट को क्या अज्यूम कर रहा हूं। मेरे को अगर 8 से 10 असफलताएं मिलती हैं, मैं एजम्पशन ये क्रिएट करता हूं कि मार्केट और कस्टमर ऐसा ही है। इसी तरीके से अब बहुत लोग बोलेंगे, कस्टमर बहुत ऐसे भी बोलते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट्स को बहुत लोग बुलाते हैं, और बहुत लोग बुला करके उनके साथ 10 50 फॉलोअप करने के बाद में वो ड्रेन आउट हो जाते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन मैं ऐसे कई रियल एस्टेट के साथ काम कर चुका हूं सर, जो कंसल्टिंग लेते हैं, उनकी एक फीस है कि इतनी फीस मेरी है, मैं आधा घंटा आपसे बात करूंगा, मैं इतनी फीस लूंगा, अगर डील होगी तो मैं उस फीस में से आप वो उस पैसे में से डील में से पैसे में से वो कम कर दूंगा। क्योंकि वो बहुत ही क्लियर मैसेज कस्टमर को पहुंचा चुके हैं कि मैं ये काम करता हूं, और कस्टमर को विश्वास हो चुका है, और कस्टमर उसको पे करने को तैयार है अपफ्रंट। तो ऐसे, ये सिर्फ आप ही का बिजनेस नहीं है, आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, अगर हमारा मैसेज क्लियर नहीं है, अगर हम कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी और अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने की यात्रा से हट रहे हैं। और दूसरी चीज क्या थी जिसमें हम बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम हमारा अजम्पशन क्या है। जैसे एक अजम्पशन थी, एजम्पशन एग्जिस्ट करती है कि हार्ट की सर्जरीज और हार्ट के जो प्रोसीजर्स है वो बहुत महंगे होते हैं, या कैटरैक्ट प्रोसीजर्स बहुत महंगे होते थे। आज से पहले एजम्पशन होती थी। लेकिन अरविंद आई सेंटर और नारायण हृदयालय ने ये क्लियर मैसेज दिया कि यस, सस्ती चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। उन्होंने एजम्पशंस को चैलेंज किया। जैसे एक एजम्पशन थी कि एक डॉक्टर है, वो एक ऑपरेशन का इतना पैसा लेता है, उसी वजह से उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को सैलरी पे रखा और उनसे मल्टीपल ऑपरेशंस कराए, जिससे उनकी पर सर्जरी कॉस्ट कम हो गई। दूसरा, नारायण हृदयालय ने इस अजम्पशन को चैलेंज किया कि एक ही प्रोसीजर होता है, एक ही डॉक्टर वहां पे होता है, और एक ही जगह पे सारी सर्जरीज होती हैं। लेकिन नारायण हृदयालय ने देखा कि उसको हम असेंबली लाइन तरीके से भी काम कर सकते हैं, जिस तरीके से छोटे वाले प्रोसीजर्स जो हैं वो एक जगह पे हो सकते हैं, बड़े प्रोसीजर्स सीनियर डॉक्टर्स कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ सर्जरीज। और वो करने के बाद में उन्होंने अपनी कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, और उसकी वजह से जो कस्टमर को जो बेनिफिट मिला वो ये मिला कि मुझे लो कॉस्ट पे कार्डियक की प्रॉब्लम को सॉल्व मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली कैटरैक्ट सर्जरीज में भी पुअर लोगों को कैटरैक्ट का बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, क्योंकि वो असेंबली लाइन की तरह हाई एंड लेवल पे उसके साथ उन्होंने सर्जरीज करनी शुरू करी, बिल्कुल मास स्केल पे, मैसिव स्केल पे सर्जरीज करनी शुरू कर दी। ऐसे अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, पीवीआर का एग्जांपल्स आप देखते हैं, यार नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देखते हैं। नेटफ्लिक्स के आने से पहले या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से पहले अगर आप देखते थे कि सिर्फ डीवीडीज होती थी, और सीडीज के जरिए आप मूवीज को देखते थे, या फिर आप या तो आप मूवी हॉल्स में मूवीज देखने जाते थे, या आप सीडीज में मूवी देखते थे। लेकिन उन्होंने उस एजम्पशन को चैलेंज किया,
और आप अपनी मर्जी से कोई भी मूवी किसी भी समय कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। एजम्पशन क्या था कि ऐसे ही मूवी देखी जाती है, लेकिन उन्होंने क्या क्रिएट किया, उन्होंने उस assumption को चैलेंज किया, इससे इनोवेशन क्रिएट हुआ। तो आप भी अपने चाहे व्यापार जैसा मर्जी हो, कहीं पे भी खड़े हो, आप किसी जगह पे भी खड़े हो, तो क्या आपने अपने कस्टमर को या अपने बिजनेस में एक एजम्पशन को एज इट इज रहने दिया, या उस एजम्पशन को आपने चैलेंज किया? अब जैसे ही एजम्पशन को आप चैलेंज करते हैं, तो इनोवेशन की यात्रा शुरू हो जाती है। तो पहला पिलर है कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर बिजनेस। को क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस किसी कंप्लीट क्लैरिटी आपका हो। आप आईटी सेक्टर में हो, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे आप एजेंट हो, चाहे आप हॉस्पिटल चला रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, या आपका बिजनेस कोई वैल्यू दे रहा है, ये मैसेज क्या आपके कस्टमर को पता है, आपके एम्प्लॉयज को पता है। जैसे ही आपके कस्टमर को पता चल जाता है, वो आपका बिजनेस, आपके कस्टमर आपको ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा वैल्यू आपको देना शुरू कर देंगे। आपके एम्प्लॉयज धीरे धीरे ओनरशिप लेना शुरू कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि यस, ये मैं, हम ये वाली वैल्यू, ये इस वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज है कि एज एन ओनर, यस आई ओन दिस बिजनेस, आई ओन माई वर्क, आई ओन माई टीम। मैं अपनी टीम को ओन करता हूं, मैं अपने बिजनेस को ओन करता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को ओन करता हूं। ये नहीं कि मैंने प्रोडक्ट बनाया तो मार्केट खराब थी इसीलिए प्रोडक्ट फेल हो गया। मार्केट जैसे भी हो, मेरा प्रोडक्ट फेल हुआ क्योंकि मैंने उसको उसमें ढंग से काम नहीं किया। जब ये वाली फीलिंग आप जनरेट करते हो एज एन ओनर, तो आपकी टीम आपसे इंस्पायर होती है, और आपकी टीम भी ओनरशिप लेना शुरू करती है। हमेशा टॉप लेवल पे अगर कोई कैपेबिलिटी किसी ओनर की होती है, एंटरप्रेन्योर की होती है, तो वो एक कंपनी का कल्चर बन जाता है, और उसी कंपनी के कल्चर के हिसाब से वैल्यू जनरेट होनी शुरू हो जाती है। ऐसी ही एक कंपनी है, इसका नाम है स्टारबक्स। उस कंपनी में बहुत बहुत साल पहले, जब उस कंपनी के लोग ट्रेन नहीं थे, और उस ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से क्या होता था कि लोग जो आते थे वहां पे, वो बहुत गुस्से में आते थे, क्योंकि बहुत उनको स्ट्रेस होता था, काम का स्ट्रेस होता था, तो वो कॉफी मांगते थे, तो जनरली वो लड़ पड़ते थे वहां के एम्प्लॉयज के साथ। और एम्प्लॉयज भी लड़ना शुरू करते थे, बिकॉज उनकी भी उतनी पेशेंस नहीं थी। तो उनकी कंपनी के ओनर्स ने, बजाय कस्टमर को ब्लेम करने के, उन्होंने कहा कि कस्टमर तो ऐसा है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, वो स्ट्रेस में आ रहा है, मैं उसके लिए क्या कुछ कुछ नहीं करूंगा मैं। उन्होंने ओनर ओनर ने ये देखा, वहां के डिपार्टमेंट हेड जो कि वहां के ओनर थे, उन्होंने ये देखा कि मैं अगर अपनी टीम को विल पावर की ट्रेनिंग दे दूं, तो मेरा कस्टमर बहुत खुश रहेगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो उन्होंने अपनी टीम को विल पावर की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और जो भी स्ट्रेस से आता था, बोलता था, वहां का जो एम्प्लॉय, आज भी आप स्टारबक्स में जाते हो, बाकी किसी कॉफी शॉप में जाते हो, उस स्टारबक्स में जाते हो, आपको अगर गुस्सा भी किसी बात पे आ रहा है, तो वो हमेशा आपको प्यार से बात करके आपका जवाब देंगे। तो जैसे ही वो विल पावर की ट्रेनिंग उनको मिली, कस्टमर का स्टारबक्स के ऊपर विश्वास और बढ़ा, और ट्रस्ट और बढ़ा, और स्टारबक्स ने अपना बिजनेस को क्वाड्रपल ट्रिपल बहुत किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके आप जैसे हो, जिस तरीके से मार्केट है, जिस तरीके से आपका कस्टमर है, अगर आप उससे उसकी ओनरशिप आप लेते हो कि मुझे उस, बिकॉज आई एम द बिजनेस ओनर इवेंचुअल, राइट? जब मैं बिजनेस ओनर हूं, तो मैं ओनरशिप लेता हूं, और ओनरशिप लेकर के मैं इस अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता हूं। अगर जेम्स बॉन्ड को ये बोल दिया जाए कि भाई, तू जो काम कर रहा है, तेरे ऊपर कोई गोलियां नहीं बरसेंगी, तेरे को कोई मारेगा नहीं, तेरे को कुछ करेगा नहीं, तो कितना कितना वो जेम्स बॉन्ड के रोल के ऊपर वो वैलिड होता है। अगर उसने ये रोल लिया है कि मैं जेम्स बॉन्ड हूं, तो डेफिनेटली उसके एनिमीज भी होंगे, उसको मारने वाले भी बहुत होंगे, उसको परेशान करने वाले भी बहुत होंगे। इसी तरीके से अगर आपने ये बिजनेस ओनर या व्यापारी का जो रोल चुना है अपने जीवन के अंदर, तो आपको कठिनाइयां आएंगी आपके पास, लेकिन आपने जब ओनरशिप ली और उसका माइंडसेट आपने लिया कि यस आई ओन दिस, जब भी प्रॉब्लम आए,
बजाय ये बोलने की सिचुएशंस ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है, बजाय ये बोलने के लिए आप सिर्फ एक शब्द बोले, आई ओन दिस। मैं इसकी ओनरशिप लेता हूं। मेरी टीम नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं, लोग नहीं, मैं ओनरशिप लेता हूं। जैसे ही आपने बोलना शुरू कर दिया, आप देखेंगे आपको अपने बिजनेस व्यापार में और अपनी पर्सनल लाइफ में आइडियाज मिलने शुरू हो जाएंगे कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूं, अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूं। अच्छा, ये जो माइंडसेट की मैंने बात करी, 3 पिलर्स के बारे में बात करी, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ओनरशिप और इनोवेशन, ये सिर्फ बिजनेस में यूज नहीं होता, अपनी लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जहां जहां पे आप स्टक हैं वहां पे इनोवेशन कर सकते हैं, चैलेंजेस को आप, एजम्पशन को आप चैलेंज कर सकते हैं। यस, ये मैंने एज्यूम किया है, इसको मैं चैलेंज करता हूं और मैं नए तरीके से चीजों को जीने की कोशिश करता हूं, या नई चीजों को बिजनेस में लाने की कोशिश करता हूं। दूसरी जो चीज है वो है, तीसरी जो चीज है वो ओनरशिप है। ओनरशिप में हम लोग जब हम ओन करते हैं चीजों को, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। तो और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, व्यापार में भी नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी 3 पिलर्स को के साथ साथ मैं अपना सेशन यहाँ पे एंड करने की बात करता हूँ।